हेलो यू ऑल, गुड इवनिंग। दक्ष एजुकेशंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि अभी आपको बताया गया था आपके पिछले सेशन में कि अब हम लोग यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक करने डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके करंट अफेयर्स का एक टॉपिक है। और टॉपिक का नाम आपको स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा है, भारत के डीप ओशन मिशन के बारे में। ठीक है ना। डीप ओशन मिशन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसी के बारे में हम लोग अभी इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। और आपको ध्यान रखना है कि यह मिशन जो है वो भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, है ना, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। और इस मिशन के बारे में बात करने से पहले आपको ये बता दें कि आप अपने दोस्तों में भी इस वीडियो सेशन को शेयर कर दीजिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आगे बात स्टार्ट करते हैं, एक ही बात बार बार बोलना पड़ता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार भारत जल्द ही एक महत्वाकांक्षी परियोजना जिसका नाम है डीप ओशन मिशन शुरू करने वाला है, जो कि सागरों और महासागरों के, है ना, अपने जल के नीचे की जो दुनिया है के खनिज हैं, ऊर्जा है और समुद्री विविधताएं जो है उसकी खोज करेगा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। इसका एक बड़ा भाग अभी भी अस्पष्टीकृत है ना। समुद्र के नीचे की दुनिया क्या है, इसमें बहुत सारे खोज हुए हैं, बहुत सारी जानकारियां मिली हैं, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो अनएक्सप्लोर्ड है। उसके बारे में बताएगा। व्यापक शोध, व्यापक रिसर्च और व्यापक स्टडी की जाएगी। इस मिशन की लागत 4,000 करोड़ रुपए से अधिक बताई जाती है। यह मिशन भारत के विशाल विशेष आर्थिक क्षेत्र जो आपके समुद्रों में होता है, महासागर में होता है, आपको ज्योग्राफी में बताया जा चुका है। विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है, इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और महाद्वीपीय सेल्फ जिसको कॉन्टिनेंटल सेल्फ के नाम से जाना जाता है, का पता लगाने के प्रयासों को और एक्सपेंड करेगा। मंत्रालय के सचिव एम राजीवन, मतलब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सेक्रेटरी सचिव हैं एम राजीवन ने कहा है कि भविष्यवादी और खेल परिवर्तन, मतलब फ्यूचरिस्टिक एंड गेम चेंजिंग मिशन के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए जा रहे हैं। प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है और यह अगले 3-4 महीनों में पूरे होने की संभावना है। श्री राजीवन ने यह भी कहा कि मिशन में विभिन्न गहरे समुद्र की पहलों के लिए विकासशील तकनीकों को भी शामिल किया जाएगा। अब आइए जानते हैं कि डीप ओशन मिशन क्या होता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डीप ओशन मिशन क्या होता है। देखिए, इसकी नोडल एजेंसी जो है वो है पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय, इंग्लिश में कहा जाता है MOES, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। इस मिशन के प्रमुख जो घटक है वो है अंडर वाटर रोबोटिक्स और मानव युक्त सबमर्सिबल्स हैं। ये विभिन्न संसाधनों जैसे जल, खनिज और ऊर्जा का सीबेड और गहरे पानी में से उसका कैसे दोहन किया जाए, उसमें भारत की ये मदद करेंगे। ध्यान रखिएगा, मुख्य जो इसके कंपोजिशंस हैं वो क्या क्या है, अंडर वाटर रोबोटिक्स का और मानवयुक्त सबमर्सिबल्स, मानवयुक्त सबमर्सिबल्स, विभिन्न संसाधन जल, खनिज, ऊर्जा, अन्य संसाधनों को समुद्र के की जो तलहटी है या गहरे पानी से इसको कैसे इसको यूज किया जाए उसके बारे में बताएंगे। इसके हितधारक कौन कौन है, मतलब, है ना। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इस मिशन की गतिविधि को इनकरेज करेगा। यह मिशन वास्तव में एक बहु अनुशासनात्मक अभ्यास है और इसमें अन्य सरकारी विभाग भी शामिल है। ठीक है ना। कौन कौन शामिल है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, अगला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ये सारी संस्थाएं जो भारत सरकार की, मतलब एक तरह टॉप मोस्ट संस्थाएं हैं रिसर्च के क्षेत्र में, ये सब इसमें शामिल होंगे। यह एक गहन वैज्ञानिक गतिविधि है। इसमें शामिल कुछ प्रौद्योगिकियां इसरो और DRDO जैसे संगठनों द्वारा विकसित की जा रही हैं। तो ये आत्मनिर्भर भारत का जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है उससे भी संबंधित है। इन चीज़ों को आपको ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि आगामी जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं उन परीक्षाओं में इन सभी विषयों से संबंधित अलग अलग प्रश्न
है ना, उठा करके पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये पूछा जा सकता है कि डीप ओशन मिशन जो है उसमें कौन कौन सी संस्थाएं शामिल हो रही हैं, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन शामिल है ना। उसका मेन जो कोऑर्डिनेटर है वो कौन सी संस्था है, कौन सा मंत्रालय है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। आगे बढ़ते हैं। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? ऐसा माना जाता है कि यह एक खोजपूर्ण अभ्यास है। भारत के विशाल विशेष आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और कॉन्टिनेंटल शेल्फ का पता लगाने के प्रयासों को यह और इनकरेज करेगा। मानव सबमर्सिबल्स के डिजाइन, विकास और प्रदर्शन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। गहरे समुद्र में खनन और आवश्यक प्रौद्योगिकियों के विकास की संभावनाओं का पता लगाने में यह हेल्प करेगा और हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति को और मजबूत करेगा, बढ़ाएगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चीन, कोरिया, जर्मनी जैसे अन्य देश भी इस गतिविधि में हिंद महासागरीय क्षेत्र में सक्रिय है। पिछले ही हफ्ते की बात की जाए तो चीन ने मरियाना ट्रेंच, है ना, जो प्रशांत महासागर में है, कि तल पर खड़ी एक नई मानव निर्मित सबमर्सिबल की फुटेज को लाइव स्ट्रीम करके पूरी दुनिया को दिखाया। यह ग्रह पर सबसे गहरी पानी के नीचे घाटी में इस मिशन का हिस्सा था। अब बात करते हैं भारत इस मिशन से किस भौगोलिक क्षेत्र का पता लगा सकता है, क्या मिलने वाला है इससे इंडिया को। तो सितंबर 2016 में भारत ने हिंद महासागर में पॉलीमेटालिक सल्फाइड, इसको शॉर्ट में पीएमएस कहा जाता है, की खोज के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जिसको आईएसए कहते हैं, के साथ 15 साल का अनुबंध जो है वो किया था। देखिए चैंपियंस, एक बात और आपको बता दूं, करंट अफेयर्स से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं उसमें जो भी एब्रिविएशंस आते हैं, शॉर्ट वर्ड्स के उनका एक्सपेंशन करके उनका पूरा नाम, एब्रिविएशंस को जरूर नोट करना चाहिए आपको। एब्रिविएशंस को नोट करना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि एग्जाम में कई बार एसएससी वगैरह रेलवे के एग्जाम्स में कई बार एब्रिविएशंस पूछ लिए जाते हैं। चूंकि एब्रिविएशंस पूछे जा रहे हैं इसलिए उनको नोट करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आईएसए, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत स्थापित किया गया था। यह संगठन जो है वो गहरे समुद्र में खनन के लिए क्षेत्रों को आवंटित करता है। हिंद महासागर में आवंटित क्षेत्र में पीएमएस, पॉलीमेटालिक सल्फाइड की खोज के लिए 15 साल के अनुबंध ने भारत के विशेष अधिकारों को औपचारिक रूप जो है वो दिया है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने पहले भारतीय महासागर के मध्य, भारतीय रिच, सेंट्रल इंडियन रिच सीआईआर जिसको कहते हैं, और दक्षिण पश्चिम भारतीय रिच, साउथ वेस्ट इंडियन रिच जिसको कहा जाता है, के क्षेत्र के 15 साल के पीएमएस अन्वेषण योजना के साथ भारत के लिए 10,000 वर्ग किलोमीटर को मंजूरी उसको दी थी। अब थोड़ा हम ये भी जान लें कि पीएमएस क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पॉलीमेटालिक सल्फाइड। तो ये पॉलीमेटालिक सल्फाइड क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य जो है वो है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स का अन्वेषण और निष्कर्षण, एक्सप्रेशन करना। समुद्र का जो तल है में लोहा, जस्ता, तांबा, सोना, प्लैटिनम युक्त अन्य और भी चीजें, बहुधात्विक सल्फाइड है ना, पॉलीमेटालिक सल्फाइड समुद्री क्रस्ट की चिमनी के माध्यम से गहराई में गर्म मैग्मा उमड़ने से तरल पदार्थ बना अवक्षेप है। अर्थ समझ में आई? थोड़ा शुद्ध हिंदी है, इसको मैं फिर से बता देगा। समुद्र के बेस में ना, तल में जो भी मेटेलिक सल्फाइड्स, जो भी मेटल हैं, जैसे लोहा, तांबा, जस्ता, चांदी, सोना, प्लैटिनम, ये सब क्या है कि मैग्मा के गर्म होने के कारण ये सब गर्म होकर के ये पीएमएस का निर्माण करते हैं, पॉलीमेटालिक सल्फाइड का निर्माण करते हैं। पीएमएस के दीर्घकालिक वाणिज्यिक एवं सामरिक लाभ ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। ऐसा बताया जाता है कि पॉलीमेटालिक नोड्यूल हिंद महासागर में लगभग 6000 मीटर की गहराई पर
बिखरे हुए हैं और इनका आकार कुछ मिलीमीटर से कुछ सेंटीमीटर तक का हो सकता है। अब पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जो है उनसे जिन धातुओं का एक्सक्रेशन होगा, निकाला जाएगा, उनका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, स्मार्टफोन की बैटरी में और सौर पैनलों में भी किया जा सकता है, इसलिए यह उपयोगी है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर यह अन्वेषण क्यों किया जा रहा है। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र का जो लेवल है, तल है, समुद्र की जो तलहटी है का केवल 20% और पृथ्वी पर केवल 70% भूमि की सतह वास्तव में मनुष्य के द्वारा खोजी गई। इस नियोजित गतिविधि का उद्देश्य तब तैयार किया जाता है जब इस क्षेत्र में नियमों को औपचारिक रूप दिया जाता है। गहरे महासागरीय सीमांत का पता लगाया जाना अभी शेष है। एक अधिकारी ने कहा कि हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब जोर से इस मिशन मोड पर काम आरंभ होगा और करना है। मिशन में मिशन के लिए अधिक उन्नत गहरे समुद्र के जहाज़ों की खरीद भी शामिल होगी, क्योंकि अब एक नए सिरे से काम को आगे बढ़ाना है। तो न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू इक्विपमेंट्स, न्यू जहाज, इन सबों की खरीदारी करनी होगी। मौजूदा भारत के पास जो एक पोत है जो इस कार्य में लगा हुआ है, नाम है सागर कन्या। अब देखिए ये खुद में अपने आप में एक प्रश्न है ना, ऑब्जेक्टिव का। सागर कन्या ये क्या है? डीप ओशन मिशन के जैसे में लगा हुआ एक भारतीय पोत है, लगभग 3.5 दशक पुराना हो चुका है। तो अब पुरानी टेक्नोलॉजी इसमें लगी है, उतना एफिशिएंट अब ये नहीं रह गया है। इस पूरे सेशन के लास्ट में हमें यह भी देखना होगा, इस पूरे मिशन का एक पक्ष यह भी है कि पर्यावरण पर इसका क्या असर होगा। देखिए इतनी सारी बात करने के बाद आपको इतना तो समझ में आया ही होगा कि हम जिस मिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब डीप ओशन मिशन, यह समुद्र की तलहटी में छिपे जो अपने मेटल्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उसको एक नए सिरे से उसको एक्सप्लोर करना है, उसका इस्तेमाल करना है, उसका उपयोग करना है। तो कहीं ना कहीं इसका पर्यावरण को लेकर भी, इस पर पर्यावरण पर भी कुछ ना कुछ इसका इम्पैक्ट होना है या तय। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN के अनुसार यह गहरे दूरस्थ स्थान कई विदेशी विशेष समुद्री प्रजातियों के तो आवास भी हो सकते हैं। इन प्रजातियों ने स्वयं को कम ऑक्सीजन, कम प्रकाश और उच्च दबाव तथा बेहद कम तापमान जैसी स्थितियों के लिए अनुकूलित किया है, और ये समुद्र की तलहटी में रहते हैं। इसलिए हो सकता है कि इस प्रकार के खनन कार्यों से उनकी प्रजाति और उनके निवास स्थान, हैबिटेट जो है, उसमें खतरा उत्पन्न हो। साथ ही यह भी ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस प्रकार के खनन अभियान उनकी खोज से पहले ही उन्हें विलुप्त कर सकते हैं। उन्हें मतलब उन जीवों को। अभी तक गहरे समुद्र की जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी वहाँ जो है, और वहाँ जो इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी है, की समझ मानव में काफ़ी कम हो पाई है, क्योंकि अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। इसलिए इनके पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन और पर्याप्त दिशा में इसके जो डायरेक्शंस हैं उनको तैयार करना भी कठिन हो जाता है। कुल मिला के बात यह है कि वैज्ञानिक और अलग अलग रिसर्च से संबंधित संस्थाएं जो हैं इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, अलग अलग मुद्दों पर स्टडी कर रही हैं, वाद विवाद हो रहे हैं, और भारत सरकार इस क्षेत्र में कदम बढ़ाने के लिए उत्सुक है। यह भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर जो इक्विपमेंट्स हैं, जो भारतीय इक्विपमेंट्स हैं, उनका इस्तेमाल करने की सोच रहा है, और आने वाले वक्त में हमें इस क्षेत्र में और भी नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ ये आज का सेशन यहाँ समाप्त करते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस सेशन से संबंधित और भी कुछ सलाह या राय अगर आपके हो तो वह भी कमेंट करके बताएं। सेशन में अंत तक हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।